आज की इस वीडियो में फिर हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। हमारा बिहेवियर साइंस होता है तो वहीं से फिर शुरू कर रहे हैं, समझते हैं। यह रिवीजन है तो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा है। जो स्टेट में एग्ज़ाम होने वाला है आगामी कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है साइकोलॉजी से है, ये बिहेवियर साइंस के साइकोलॉजी से है। साइकोलॉजी से कहता है कि मेमोरी को डिफाइन करें, यानी मेमोरी मतलब होता है स्मृति। मेमोरी मतलब होता है स्मृति, मतलब मेमोरी जो चीज़ें हम दिमाग में किसी भी चीज़ से सीखते हैं, अनुभव करते हैं या अभ्यास करने से जो हमारे दिमाग में चीज़ें स्टोर होता है वही एक प्रकार के मेमोरी होता है। समझ गए? स्टोरेज कहिए। मेमोरी क्या होता है सबसे पहले समझिए। मेमोरी स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। मेमोरी एक मेंटल प्रोसेस है, यह एक हमारे मन में होने वाला प्रक्रिया है। अब मेमोरी मन में ही होता है ना, मानसिक तौर पे ही यह प्रक्रिया होती है, तो इसीलिए इसे मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। जिसमें कोई व्यक्ति है वह अपने अनुभव किए गए उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब होता है कि जो आपके सामने हो उसके अनुभव के द्वारा या सीखने के द्वारा जो भी अनुभव को हम मस्तिष्क में संग्रह करके रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे हम रिकॉल करते हैं, इस अनुभव को या सीखे हुए चीज़ों को पुनः स्मरण करते हैं, अपने चेतन मन में यादगार करने के लिए लाते हैं, तो ही हमारा मेमोरी होता है। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेमोरी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। अब मेमोरी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हम इसे रिपीट कर रहे हैं, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, सीख रहे हैं मेमोरी क्वेश्चन को, और इसको हम सीख कर अनुभव करके हम अपने मन के जो हमारा स्टोरेज है वहाँ पे हम रखे हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में जब जाएंगे, जब आवश्यकता पड़ेगा, क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछेगा तो आवश्यकता पड़ने पर हम इस क्वेश्चन को पुनः मन में रिकॉल करेंगे, यानी बुलाएंगे। और बुलाएंगे कहाँ पे? तो चेतन मन में लाते हैं। चेतन मन में जरूरी पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर हम अपने कॉन्शियस क्षेत्र में लाते हैं और वहाँ से हम फिर लिखना शुरू कर देते हैं आंसर को। तो यही एक प्रकार का हमारा मेमोरी होता है। समझ गए? जैसे छात्र द्वारा किए गए प्रश्न को परीक्षा में पूछने पर उत्तर लिखना। अब मानिए आपके एग्जाम की तैयारी किए हैं और आपके माइंड में आपके क्वेश्चन तो याद किए हैं, बट आप उसे एग्जाम में पूछ दिया है, लेकिन आप उसको वापस ला रहे हैं माइंड में, आंसर को माइंड में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि वह आपके स्टोरेज में, आपके मेमोरी में नहीं है, याद नहीं है। तो यही जो है हमारा मेमोरी होता है। समझ गए चीज़ों को? चलिए, तो ये अर्थ समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए परिभाषा है आइजेनिक के अनुसार। आइजेनिक के अनुसार स्मृति मेमोरी व्यक्ति का एक एबिलिटी है, एक योग्यता है, जिसके द्वारा वह पहले सीखी हुई प्रक्रियाओं से सूचना एकत्रित करता है। ठीक है, फिर इस सूचना को विशिष्ट उत्तेजना के प्रत्युत्तर में पुनरुत्पादित करता है। पुनरुत्पादित का मतलब है कि पुनः जो है उसे उत्पादित करता है जरूरी पड़ने पर। समझ गए? तो आइजेनिक ने कहा ये स्मृति एक व्यक्ति का ऐसा योग्यता है जिसके द्वारा वह सीखे हुई प्रक्रिया के द्वारा कोई भी सूचना है उसको कलेक्ट करता है अपने माइंड में। ठीक है, और जरूरी पड़ने पर उस सूचना को जो है पुनः जो है उत्पादित करता है, मीन्स बुलाता है अपने माइंड के क्षेत्र से। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम किसी का मोबाइल नंबर याद किए हैं और अचानक से हम कहीं गए, हमसे पूछ दिया कि फलाना के मोबाइल नंबर बताइए, तो हम खटाक से उसे मोबाइल नंबर को ध्यान में करेंगे तो हमारे माइंड में आ जाएगा और बता देंगे। तो मतलब क्या, जो चीज़ें आपके माइंड में पहले से स्टोर है तो आप उसे रिकॉल करेंगे तो वापस आ जाएगा, आपके ध्यान में आ जाएगा। जो चीज़ें आपके माइंड में स्टोरेज नहीं है, मेमोरी में नहीं है, मतलब आप जो है उसे नहीं याद रख पाए हैं या भूल चुके हैं, तो यही हमारा मेमोरी होता है। मेमोरी समझ गए? चलिए, स्मृति को विधिवत तरीके से समझने के लिए इसकी विभिन्न अवस्थाओं को समझना आवश्यक है। अगर आप मेमोरी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मेमोरी के जो स्टेजेज होता है उस स्टेजेज को ध्यान में रखना है। इस मेमोरी को समझने के लिए 4 स्टेजेज जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पहला है लर्निंग, पहला क्या है? लर्निंग है। दूसरा क्या है? रिटेंशन है, प्रतिधारण, रिकॉल है और पहचान है। जैसे मानिए हम पढ़ाई किए, ठीक है, आप कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करता है, पहले क्या करता है? सीखता है चीज़ों को। जैसे 2 + 2 कितना होता है? 4। तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कि 2 + 2 4, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 2 में 2 गुना करेंगे तो 4 होगा। लेकिन यह सीखना 2 + 2 4 होता है, यह हम सीख चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम सीख लिए वह माइंड में हमेशा के लिए रहता ही है, डिलीट भी हो जाता है। तो सीख लिए, अब सीखने के लिए हम इसे रिटेंशन करते हैं, प्रतिधारण करते हैं, माइंड में इसे रिटेन कर लेते हैं, प्रतिधारित कर लेते हैं माइंड में। मतलब 2 + 2 का 4 जो है होता है, यह माइंड में हमें रिटेन कर जाता है। रिटेंशन प्रति एक धारणा बन जाता है कि हाँ 2 + 2 4 होता है।
और जब सीखने के बाद हमारे माइंड में प्रतिधारण हो जाए तो फिर जब भी हम रिकॉल करेंगे, बुलाएंगे कि हाँ 2 + 2 4, 2 × 2 4 होता है, तो रिकॉल करने पर वापस आ जाएगा। समझ गए। और लास्ट में इसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ 2 + 2 4 ही तो होता है, 6 नहीं होता है। समझ गए। तो ये 4 चीज़ें हैं। पहले सीखा जाता है, सीखने के बाद वह माइंड में रिटेंशन हो जाता है, और जब भी ज़रूरत पड़े आप रिकॉल करेंगे, पुनः स्मरण करेंगे, तो याद की गई चीज़ों को दोबारा से आप अपने माइंड में लाते हैं, तो वह रिकॉल होता है। और रिकॉग्नाइजेशन मतलब अब मान के माइंड में हम आ गए, बुलाएं कि 2 + 2 4 होता है, तो 2 + 2 4 होता है, यह जो है पहचान रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है। तो ये आपके 4 प्रोसेस है, याद रखिएगा। ओके। जैसे देख लीजिए, सीखना एक अधिगम स्मृति की प्रथम प्रक्रिया है। समझ गए। जिसमें कोई व्यक्ति अनुभव से, पढ़ाई लिखाई से कोई चीज़ें को जो है सीखता है। ठीक है। और सीखता है, और सीखने से व्यक्ति जो है अपने अंदर बहुत सारे चीज़ों को स्टोर करने का प्रयास करता है। दूसरा प्रक्रिया है प्रतिधारण, रिटेंशन। रिटेंशन के मतलब है कि यह स्मृति की दूसरी प्रक्रिया है, जब स्मरण शक्ति, याद करने की क्षमता छाप मस्तिष्क पर पड़ती है। मतलब 2 + 2 4 होता है, यह हमारे छाप जो है माइंड में बन जाता है, और जो तंत्रिका तंत्र उसे मस्तिष्क में सुरक्षित कर लेता है कि हाँ 2 + 2 4 होता है, इसे ही प्रतिधारण कहते हैं। प्रतिधारण के मतलब कि एक इमेज बन जाना कि हाँ 2 + 2 4 होता है। जैसे हम बड़े बड़े प्रश्न को याद करते हैं, तो वह प्रश्न आप तो पढ़ लिए, ठीक है, आज पढ़ लिए, कल भूल जाते हैं, परसों भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जो आपके माइंड में उस क्वेश्चन का जो रिटेंशन है, जो प्रतिधारण है, वह स्पष्ट नहीं है, नहीं बना है, रिटेंशन कमजोर है। आप पढ़ तो लिए हैं, लेकिन 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ लिए, तो उससे जरूरी है कि रिटेंशन बनाए, यानी उसे जो है प्रतिधारित करके माइंड में एक इमेज बन जाएगा वह प्रश्न का, वह उत्तर का, तो जाके आप रिकॉल करेंगे तीसरा स्टेप में, तो वह कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, याद हो जाएगा, और धड़ाधड़ आप जवाब दे देंगे। तो दूसरा होता है प्रतिधारण, यानी इमेज बनना, जो भी चीज़ को हम क्या किए हैं, सीखे हैं। ठीक है। तो यह दूसरा। तीसरा है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है कि पहले जो हम सीखे हैं, जो हमें प्रतिधारण माइंड में बन चुका है, बैठ चुका है किसी चीज़ के लिए, और अगर उस चीज़ को हम रिकॉल करते हैं, पुनः बुलाते हैं, और वह माइंड के आ जाता है मस्तिष्क में दोबारा से, तो वह रिकॉल होता है। और तभी जो है हम पढ़ते कभी और है और एग्ज़ाम कभी और देते हैं, फिर भी हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो रिकॉल करने पर ही वो चीज़ें वापस से हमारे माइंड में आता है। ठीक है। चौथा है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है यह स्मृति की अंतिम प्रक्रिया है। पहचान एवं पुनः स्मरण आपस में एक दूसरे से संबंधित है। यदि स्मरण की गई विषय वस्तु वही है जिसका स्मरण किया जाता है, तो उसे पहचान कहते हैं। मतलब जैसे हमें पता करना है कि 2 + 2 4 ही होता है, तो यह पहचान जो है कन्फर्म करेगा कि हाँ 4 ही होता है। समझ गए। 6 भी हो सकता है, माइंड हमारा प्रोसेस में है, तो 2 + 2 6 भी तो कर सकता है ना, लेकिन पहचान से स्पष्ट होता है कि हाँ 2 + 2 4 ही होता है, जो कि एक लास्ट वाला प्रोसेस है। तो यह जो है आपके, इसीलिए पहचान और प्रतिधारण पुनः स्मरण एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये 4 प्रक्रिया आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है स्मृति के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें, यानी मेमोरी के जितने भी टाइप्स है उस टाइप्स को बताना है। तो चलिए देखते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार, साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, जो मेमोरी है वह अवधि के आधार पर, समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में समय के आधार पर मेमोरी को बांटा गया है। पहला मेमोरी है इमीडिएट मेमोरी, मतलब तत्काल वाला मेमोरी। अल्पकालिक स्मृति मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी, और दीर्घकालीन स्मृति यानी लॉन्ग टर्म का मेमोरी। तत्कालिक इमीडिएट मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे, इमीडिएट मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे मान गए कोई मोबाइल नंबर बोला, ठीक है, और वह मोबाइल नंबर हम याद किए और याद करके लिख लिए, ठीक है, लिख लिए और फिर भूल गए, तो वह इमीडिएट मेमोरी होगा। इमीडिएट मेमोरी में जब काम करेंगे तभी तक वह हमारे माइंड में है, उसके बाद हम भूल गए तो वह इमीडिएट मेमोरी में आएगा। समझ गए। अल्पकालिक मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे अभी तो हम मेमोरी में मोबाइल नंबर याद करके रख लिए, ठीक है, लेकिन 10 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद कहीं दूसरे जगह पर गए तो अचानक से भूल गए, तो वह क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा। मतलब कुछ समय के लिए आपके माइंड में था, बट जैसे ही आप इधर उधर कुछ काम करने लगे वह माइंड से खत्म हो गया, तो वह शॉर्ट टर्म के मेमोरी होता है। समझ गए। लॉन्ग टर्म के मेमोरी कहने का मतलब है कि जैसे यह दिन भर, सप्ताह भर, महीने भर, सालों भर आपके माइंड में स्टोर रहता है, तो यह दीर्घ अवधि का दीर्घकालीन स्मृति होता है। ठीक है। तो ये 3 स्मृति है, आपको ध्यान में रखना है। ओके। चलिए देख लीजिए। तत्कालिक स्मृति, इमीडिएट मेमोरी। ऐसी स्मृति, ऐसी मेमोरी जो व्यक्ति को कोई वस्तु या विषय अवबोधन यानी परसेप्शन के तुरंत बाद उसे स्मरण करने में सहायता करती है, तत्कालिक स्मृति या संवेदी स्मृति कहलाती है। ठीक है।
तत्कालिक कहने का मतलब है कि जैसे जैसे कोई विषय है, कोई वस्तु है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, समझ गए, समझने का प्रयास करते हैं, और समझने के तुरंत बाद हमें ज्ञान आ जाता है कि हाँ फलानवा चीज़ है, हम फलानवा चीज़ को वहाँ पे देखे थे, तो तत्कालिक होता है, और फिर दूसरे काम में लगते हैं तो यह ख़त्म हो जाता है। तो यह इमीडिएट मेमोरी होता है, मतलब यह चलता फिरता होता है, समझ गए। इसका अवरोधन समय बहुत कम होता है। इमीडिएट का मतलब यह है कि इसका समय बहुत कम होता है, ये इधर से उधर हुआ कि भूल गए, समझ गए। सेकेंड या इससे भी कम होता है। स्मृति में किसी भी वस्तु को थोड़ी ही देर के लिए रखा जाता है। स्मृति इस प्रकार के इमीडिएट में बहुत कम समय के लिए जो है हम अपने माइंड में चीज़ों को रखते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई मोबाइल नंबर बोला कि हाँ मोबाइल नंबर लिखिए, समझ गए, 986553 ऐसे करके बोला और आप लिखते गए, बस लिख लिए, उस समय तक जो बोला आप लिखें और बस उसके बाद ध्यान खत्म। तो ये इमीडिएट मेमोरी होता है, समझ गए। और जो शॉर्ट टर्म का मेमोरी है, इसमें कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी मेमोरी में कोई भी सूचना रखते हैं, चाहे मोबाइल नंबर हो या कुछ भी हो, वह सूचना मात्र 15 से 30 सेकेंड तक ही रहेगा, और फिर आप इधर उधर 15 से 20-30 सेकेंड के बाद होइएगा तो वह मेमोरी से अपने आप खत्म हो जाएगा। तो वह जो है शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए, अल्पकालिक समय के लिए जो है टर्म को मेमोरी कहते हैं। यह कम मात्रा की जानकारी को माइंड में संग्रहित करके रखता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आता है तीसरा है दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति का मतलब है कि यह स्मृति का एक ऐसा रूप है जिसमें किसी भी सूचनाओं को लंबे समय तक स्टोर करने का जो है क्षमता रखता है। इसमें दिन, महीने, साल या पूरे जीवन भर भी जो है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचनाएं सम्मिलित रहता है। जैसे देखते होइएगा कोई बचपन की याद भी जो है आपके बुढ़ापे तक रहता है, तो वह शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही देन है, जो आपके बच्चे का बात जो है आपके जीवन के अंत में भी याद है। तो यही जो है आपके लॉन्ग टर्म के मेमोरी होता है। लॉन्ग टर्म के मेमोरी दिन भर, महीनों का, सालों का बातें को माइंड में स्टोर करके रखता है। तो ये तीसरा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है यहाँ पे कि भाई मेमोरी का कौन कौन से ऐसे कारक है जो मेमोरी को प्रभावित करेगा, यानी फैक्टर अफेक्टिंग्स ऑफ मेमोरी। देखिए इस प्रकार से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार वाला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्या बनेंगे देख लीजिए। एक तो पूछेगा कि मेमोरी को प्रभावित करने वाला कारक लिखिए। प्रभावित करने वाला कारक का मतलब होता है कि जो मेमोरी को डैमेज करे, मेमोरी को जो है गड़बड़ करेगा, तो वह प्रभावित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सुधार करने वाला पूछेगा कि मेमोरी को हम कैसे बेहतर बनाएंगे, तो बस इसमें पॉजिटिव तरीके से लिखेंगे तो बेहतर बनेगा, समझ गए। क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रभावित करने वाला पूछेगा तो वही फैक्टर जो फैक्टर सुधार करने वाला में होगा, दोनों में सेम फैक्टर होगा, लेकिन अर्थ चेंज हो जाएगा। जो प्रभावित होगा वह डैमेज करेगा, मेमोरी को लॉस करेगा, प्रभावित करेगा मेमोरी को आगे बढ़ने से, ठीक है। तो वह निगेटिव तरीके से लिखेंगे, सेम होगा, पॉइंट सेम होगा। लेकिन अगर पूछेगा सुधार करने में, तो इसको हम पॉजिटिव तरीके से लिखेंगे कि हाँ ये ऐसे करके ऐसे सुधार कर सकता है, समझ गए ना चीज़ों को। चलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्मृति की प्रक्रिया को कई स्थितियाँ प्रभावित करती है, जिनमें से कुछ सकारात्मक एवं कुछ नकारात्मक है। देखिए मेमोरी को आपको अलग अलग तरीके से चीज़ें प्रभावित करता है, समझ गए, या प्रभावित कर सकता है या सुधार भी सकता है, समझ गए। कंडीशन है कि कब जो है सुधारेगा, कब जो है गड़बड़ करेगा, यह डिपेंड करेगा उसी एक पॉइंट के अलग अलग भाव में, समझ रहे हैं। कुछ सकारात्मक दशाएं जो स्मृति को बढ़ाती है, कुछ ऐसे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मेमोरी को बढ़ा भी सकता है, मेमोरी को घटा भी सकता है, समझ गए। चलिए घटाएगा तो प्रभावित करना हुआ, बढ़ाएगा तो सुधार करना हुआ, समझ रहे हैं ना। पहला पॉइंट है स्मृति सामग्री का स्वरूप, मतलब जो मेमोरी है, हम उस मेमोरी में जो सामग्री है वह कैसा है, सामग्री का रूप कैसा है जो हम मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, तो उसका स्वरूप भी प्रभावित करेगा स्टोर करने में। कैसे? स्मृति सामग्री की निम्न विशेषता जो स्मृति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जैसे क्लियरिटी ऑफ मटेरियल। अब मानिए आपके कोई चीज़ आप मटेरियल है और कोई लिखा हुआ है, आप उसको याद कर रहे हैं। अगर मटेरियल बहुत सुंदर है, साफ़ है, आसान भाषा में लिखा है, तो आप उसको बड़ी ही आसानी से याद कर लेते हैं और वो ज़्यादा दिन तक रहता भी है। लेकिन कठिन चीज़ें आपको दे दिया जाए तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो सामग्री की स्पष्टता अगर बढ़िया है, क्लियरिटी है, तो वह चीज़ें लंबे समय तक मेमोरी में बना रहेगा और यह सुधार करने में बेहतर भूमिका निभाएगा। लेकिन अगर इसी सामग्री में स्पष्टता नहीं होगी तो यह मेमोरी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो दोनों तरीका से समझ गए। चलिए
अब आगे है यहाँ पे ये सब छोड़िए चीज़ों को, ठीक है ना, यहाँ पे ये सब चीज़ को छोड़िए। दूसरा है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज मेमोरी को, अब मानिए बार बार किसी चीज़ को हम अभ्यास कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बार बार अभ्यास करने से चीज़ें प्रैक्टिस में आता है और अभ्यास करने से मेमोरी स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है और मेमोरी सुधार होगा, समझ गए। और अगर अभ्यास आप छोड़ दीजिएगा, अभ्यास नहीं करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, कहिएगा हमें एग्जाम तक याद रहे, तो नहीं याद होता है। तो ऐसे में अभ्यास बार बार करने से मेमोरी बेहतर होगा, और अगर अभ्यास जितना कम करेंगे उतना ही मेमोरी जो है आपका प्रभावित होगा, मेमोरी उतना ज़्यादा जो है चीज़ों को नहीं ले पाएगा अंदर। तो ये अभ्यास हो गया जो प्रभावित भी करेगा, सुधारेगा भी, समझ गए। तीसरा है याद करने की विधियाँ, मेथड ऑफ मेमोराइजिंग। स्मृति को सीखने की विधियों को भी प्रभावित करता है। अब आप सीख कैसे रहे हैं, ठीक है। अब होता है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग तरीके से अच्छे से समझ जाते हैं, सीख लेते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड ले लेते हैं, सीखने का उनका विधि जो है बिल्कुल अलग है। तो विधि जो है सीखने का, वह भी व्यक्ति को क्या करता है, प्रभावित भी करता है और बेहतर भी बनाता है। बेहतर कब बनाएगा, जब विधि सीखने की आसान होगी। जब कठिन कब बनाएगा, प्रभावित कब करेगा, जब सीखने की विधि बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ होगा, समझ गए ना। चौथा है अटेंशन, ध्यान। अब कोई भी चीज़ को आप सीखने का, माइंड में स्टोर करने का प्रयास करते हैं, तो आपका ध्यान जो है विषय वस्तु पर कितना ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। अब किसी भी चीज़ को देखते हुएगा कि एक बार आपके किसी सुंदर सी व्यक्ति पर नज़र चले जाए तो आपके माइंड में एक छवि बन जाता है, बार बार आप उस पर देखते रहते हैं और आपके माइंड में वो बैठ जाता है। घर आने के बाद भी आप उसके बारे में सोचने लगते हैं कि कितना अच्छा था यार, ये था वो था, है ना, होता है ना। तो ध्यान जो है व्यक्ति को बेहतर तरीके से याद करने क्षमता में बढ़ोतरी भी करता है, और ध्यान अगर जितना कमज़ोर होगा, भटकाव होगा ध्यान में, उतना ही मेमोरी भी प्रभावित होगा। तो ध्यान अटेंशन भी प्रभावित करता है। आगे है पांचवा है उद्देश्य। उद्देश्य कहने का मतलब है कि हम किसी चीज़ को अगर उद्देश्य के साथ में देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो चीज़ें एक उद्देश्य के साथ हमारे माइंड में अपना रिटेंशन, प्रतिधारणा बना लेता है, जो लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन अगर आपके किसी काम में, पढ़ाई लिखाई कुछ भी में अगर उद्देश्य नहीं हो, तो फिर आप याद करेंगे तो वह ज़्यादा देर तक माइंड में नहीं रहता है। मीन्स आपकी मेमोरी को उद्देश्य भी कहीं ना कहीं बढ़ाता भी है मेमोरी को और घटाता भी है, ठीक है। छठा है मानसिक समीक्षा, मेंटल एनालिसिस। मेंटल एनालिसिस कहने का मतलब है यदि किसी विषय सामग्री की मानसिक समीक्षा करने से उसे याद किया जाए तो स्मृति जो है दीर्घ अवधि होती है। अब ये वाला पॉइंट उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं होता है, पढ़ लेते हैं लेकिन जो है ये चीज़ें दिमाग में नहीं बैठता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, वही चीज़ें हैं मेंटल एनालिसिस। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, पढ़ाई पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए और 2 दिन के बाद भूल जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप मेंटल एनालिसिस नहीं करते हो। मेंटल एनालिसिस करने का मतलब होता है कि आप अपने माइंड में चीज़ों को कितना ज़्यादा जो है पढ़ाई के बाद भी एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप कहीं भी बैठे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद जो भी टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी टॉपिक के माइंड में एनालिसिस कीजिए कि हम जितना इस टॉपिक के बारे में पढ़े हैं उतना याद है या नहीं है, उतना पॉइंट दिमाग में है या नहीं है। तो अगर आपके माइंड में एनालिसिस में अगर कोई चीज़ आप भूल रहे हैं तो आप उसको फिर से देखिए कि कहाँ पर आप गड़बड़ा रहे हैं, और ऐसे करने से जो है आपके माइंड में यह लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। चाहे बाथरूम में बैठिए, चाहे खाना बनाइए, चाहे कुछ भी कीजिए, माइंड में एनालिसिस कीजिए। जो चीज़ें आपको हार्ड लगे, एनालिसिस करने से वो माइंड में आपको आएगा, और जो नहीं याद है वो नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो फिर से आप बुक देख लीजिए कि हाँ कहाँ पे हम गड़बड़ा रहे हैं, तो इससे आपके मेमोरी बढ़ेगा लंबे समय तक, ठीक है। सातवां है विषय सामग्री के प्रति रुचि। अब किसी भी चीज़ में जो आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, जो कला सीखते हैं, कुछ भी खेल कुछ भी है, उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं है तो आप उसमें मन नहीं लगेगा, फिर वह लंबे समय तक आप उसको अपने दिमाग में नहीं रख सकते हैं। तो विषय सामग्री, चाहे पढ़ाई लिखाई, काम धंधा कुछ भी है, उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट जो है आपके अंदर के जो स्मृति है, मेमोरी की जो धारिता है, उसको अधिक करता है, बढ़ाता है पावर को, मेमोरी पावर को, ठीक है। तो यह 7 पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट है जो मेमोरी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। समझ गए चीज़ों को, मैंने बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंग्लिश वाले डियर है सबका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से इंग्लिश लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले वीडियो की तरफ। टॉपिक हमारा आज का स्किन है, चलिए देखते हैं। डिटेल में पढ़ना है, यह प्रश्न 10 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 में भी पूछ सकता है, ठीक है। बाकी टोटल में चलिए हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले आप त्वचा के बारे में हल्का फल्का जान लीजिए कि त्वचा होता क्या है। माय डियर, शरीर की समस्त बाहरी सतह को ढकने वाली कला या आवरण को त्वचा कहते हैं। जाहिर सी बातें हैं, आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर यह भी बता दें, अगर आपसे
कोई पूछेगा कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा ऑर्गेन के नाम पूछेगा तो वह त्वचा ही होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रंथि पूछेगा तब जाके लीवर होगा, ठीक है। ये चीज़ों को कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। बात है कि शरीर के समस्त जो मतलब शरीर का जो टोटल जो बाहरी सरफेस है उसको ढकने वाला जो हमारा कला यानी आवरण होता है, कवर होता है, उसी को तो हम लोग त्वचा ही कहते हैं। यह बाहर से ही हमारे संपूर्ण शरीर को ढका ही होता है, आवरण ही होता है, इसी को हम लोग त्वचा कहते हैं। त्वचा बाहरी प्रभाव से शरीर को सुरक्षित रखती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे हो गया ताप हो गया, हल्का हल्का आग को भी जो है यह जो है टेम्परेचर को भी जो है सहता है, ठीक है। धूल कण को सहता है, ठीक है ना। गंदगी को जो है अपने ऊपर लेता है लेकिन शरीर के अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। तो धूप से बचाता है, बहुत सारे चीज़ों से बेचारा जो है क्या करता है, सुरक्षा देता है, ठीक है। त्वचा शरीर का आवरण होती है, बिल्कुल सही बात है। यह कवर का काम करती है। यह शरीर में स्थित ऊतकों को सूखने एवं चोट या क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। अब यह क्या करती है, मान गए अगर हमारे बॉडी पर अगर स्किन नहीं होता, त्वचा नहीं होता तो क्या होता, तो आपको पता है हमारे शरीर में नमी हमेशा रहना चाहिए। हमेशा जो है त्वचा के नीचे जो हमारा मांस है, जो ऊतक सब है, उसको हमेशा नमी रहना चाहिए। नमी रहेगा तो वह जिंदा रहेगा। जैसे नमी खत्म होगा हमारे शरीर से ऊर्जा खत्म होने लगता है, मतलब सेल डेड होने लगता है, ठीक है। तो नमी होना चाहिए और यह नमी को बना के कौन रखता है, त्वचा रखता है। अगर मान गए त्वचा नहीं होता तो टेम्परेचर डायरेक्टली मांस पर लगता और मांस को सुखा देता, हमेशा पानी उसमें किल्लत रहता, तो इससे जो है हमारा कोशिका जो है क्षतिग्रस्त होते रहता। तो यही कहता है कि त्वचा जो है शरीर का आवरण है। यह शरीर में स्थित जो भी ऊतक है उसको सूखने से, चोट लगने से, क्षतिग्रस्त होने से बचाती है, ठीक है। यह शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के संक्रमित जीवाणु को अनावश्यक प्रवेश को रोक देती है। अब त्वचा के जरिए अगर कोई सूक्ष्म जीव अगर शरीर में प्रवेश करना चाहता है तो हमारा स्किन क्या करता है कि उसे बाहर ही मार देता है, रोक देता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारा त्वचा से जो है क्या होता है, एक तैलीय पदार्थ निकलता है, चिपचिपा पदार्थ। वह क्या करता है कि जो भी सूक्ष्म जीव हमारे बॉडी पर बैठता है ना, उसको अपने अंदर क्या करता है कि उसको अपने अंदर लपेट के जो है ख़त्म कर देता है, अंदर नहीं जाने देता है। तो त्वचा का बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। यह शरीर के अंदर जो है किसी भी प्रकार के संक्रमण को अनावश्यक रूप से प्रवेश करके रोक देती है। त्वचा का सतह, माय डियर, त्वचा का जो सतह होता है, सतही क्षेत्रफल जो त्वचा का होता है, मैं आपको बता दूं कि त्वचा का जो सतही क्षेत्रफल होता है, एरिया सरफेस जो होता है, लगभग वह 1.5 से लेकर 2 जो है मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना जो है सतही क्षेत्रफल होता है त्वचा का, एरिया सरफेस स्किन का इतना होता है 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ हो गया हमारा। अब त्वचा के बारे में हल्का फल्का जान गए। अब ये मेरा देख लीजिए, यही मेरा जो है त्वचा का बनावट है। इस बनावट को आप लोग समझिए, कैसे समझिएगा मैं अभी बताता हूँ। देखिए, समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर जो है त्वचा का बनावट कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले त्वचा के बनावट में आपको ये पता होना चाहिए कि त्वचा में कितने लेयर होते हैं। तो लेयर के जब भी बात आएगी तो मुख्यतः 3 लेयर होते हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है स्किन का ऊपर वाला भाग होता है, उसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, जो एकदम पतला होता है, ठीक है। तो यह एपिडर्मिस होता है, समझ गए। सेकेंड वाला जो मध्य वाला लेयर होता है उसे हम लोग डर्मिस कहते हैं। और देख सकते हैं डर्मिस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है डर्मिस ही है, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है डर्मिस का ही है। और जो डर्मिस वाला एरिया होता है, इसमें त्वचा का जो है हर एक जो हमारे बॉडी में, जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, नर्वस हो गया, मतलब तंत्रिका हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया फॉलिकल जो हो गया, यह सब रोआ का जो जड़ होता है इसी डर्मिस में ही होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, टोटल यहाँ पे देख रहे हैं ना, सभी ग्लैंड, सभी ग्रंथियाँ या फॉलिकल सब जो है इसी डर्मिस वाले में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बाकी थोड़ा सा एक जो है डर्मिस के नीचे थोड़ा सा एक फैटी लेयर होता है, जिसे हम लोग हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं, ये थर्ड वाले लेयर को, ठीक है। जो कि एक फैटी लेयर होता है, वसा भरा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यही कुल 3 लेयर होता है। सबसे ऊपर वाला भी पतला होता है और फैटी भी जो है पतला होता है। मध्य वाला जो है मोटा लेयर होता है और इसमें सभी प्रकार के ग्लैंड, सभी प्रकार के नर्वस सिस्टम और जो है
सभी प्रकार के फॉलिकल ग्लैंड्स वगैरह, स्वेट ग्लैंड वगैरह इसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ गए। और एक फैटी लेयर होता है जिसे हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, और उसके नीचे तो हमारा मांस होता है, समझ गए। तो यही इतना मोटा होता नहीं है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, इतना मोटा होता नहीं है। ये आपको फिगर में इतना मोटा दिख रहा है, लेकिन ये इतना मोटा थोड़ी ना होता है। आप समझिए आपके बॉडी में जो स्किन है इतना मोटा स्किन होता है नहीं, ये तो ईंट के समान दिख रहा है आपको, ऐसे नहीं होता है। ये आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है। अभी एग्जाम में जाइएगा तो ऐसे ही बनाइएगा, ऊपर के जो हल्का सा लेयर होगा उसको ऐसे करके एपिडर्मिस दिखा दीजिएगा, फिर जो बीच वाला लेयर है वो थोड़ा बड़ा है तो उसको डर्मिस दिखाइएगा, उसके नीचे थोड़ा सा जो लेयर है वह सबक्यूटेनियस लेयर है, इसी को हाइपोडर्मिस कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं। त्वचा में निम्नलिखित 3 परतों से मिलकर बनी है। आपको ये याद रखना है कि त्वचा में 3 लेयर है। अब 3 लेयर में कौन कौन लेयर है सबको डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले समझिए एपिडर्मिस, पहला लेयर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर या फैटी लेयर, ठीक है। एपिडर्मिस थोड़ा सा बड़ा है, एपिडर्मिस को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, बाकी कोई जो है वो दोनों उतना जो है आपको बड़ा नहीं है, ठीक है। एपिडर्मिस में चूँकि 4 से 5 टाइप्स है, इसको लेयर को याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। एपिडर्मिस जो है यह त्वचा के सबसे बाहरी परत है, बिल्कुल सही है, जिसकी सबसे ऊपरी परत मृत स्क्वैमस सेल से बनी है। वह सबसे निचला स्तर निरंतर नवीन कोशिकाएं बनाता रहता है। इस भाग में रक्त वाहिनियाँ नहीं होती हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एपिडर्मिस में, स्किन में जो हमारा एपिडर्मिस है सबसे ऊपरी वाला जो बाहरी लेयर है उसमें कोई जो है ब्लड मौजूद होता है, नहीं होता। अगर आप सिर्फ ऊपर के स्किन काटिए तो आपका ब्लड नहीं आएगा, अगर थोड़ा सा भी नीचे लगेगा तो ब्लड आएगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ देखते होइएगा कि ऊपर के चमड़ा अगर घिस जाता है तो ब्लड नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसमें कोई जो है आपको ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, समझ गए। ये जो है मृत इसको मतलब डेड सेल से बना होता है, ठीक है, इसीलिए डेड सेल से बना होता है ना, इसीलिए जो है इसमें ब्लड भी जो है आपके उतने नहीं रहते हैं। बाकी इसके जो निचला स्तर होता है उसमें जो है नए नए कोशिकाएं बनते रहता है, और इस भाग में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा। यह सबसे बाहरी परत होता है। यह बाहरी परत होने के साथ यह जो है स्क्वैमस सेल से बनी होती है। कौन सेल से? यह ऊपरी वाला जो हमारे त्वचा को ऊपर से जो दिखता है वही बाहरी परत होता है, और वह जो है स्क्वैमस सेल्स से बनी होती है, स्क्वैमस कोशिका से बनी होती है, ठीक है। डेड मतलब मृत स्क्वैमस सेल से बनी होती है, ओके। एपिडर्मिस की परतें, अब आपको एपिडर्मिस की परतें याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन परतें जो है एपिडर्मिस में होते हैं। तो कुल 5 परत होते हैं। पहले 5 परत को याद रखिए दिमाग में। सब में स्ट्रेटम लगा हुआ है, ठीक है, सब में स्ट्रेटम लगा हुआ है, याद रखिएगा, सब में स्ट्रेटम लगा हुआ है, ठीक है, सब में स्ट्रेटम लगा हुआ है। देख लीजिए, सब में स्ट्रेटम लगा हुआ है, ओके, सब में स्ट्रेटम लगा हुआ है। बस आपको इसको याद करना है। एक का नाम है कॉमियम, ठीक है, एक का नाम क्या है? स्ट्रेटम कॉमियम। एक का नाम है लूसीडम, ठीक है, एक है कॉमियम, एक है लॉसीडम, ठीक है, लूसीडम, और एक है आपका ग्रेनुसम, ठीक है, ग्रेनियोसम, एक है आपका स्पेनियोसम, ठीक है, और एक है आपका वेसल। तो ये याद रखना है, ग्रेनियोसम, ठीक है ना, ग्रेनियोसम, ग्रेनियोसम, स्पेनियोसम, ठीक है, बेसल, और उसके बाद है लेस्यूडम और कोमियम। ये कुछ अटपटा आपको नाम लग सकता है, बट याद करना बड़ी आसान है। एक है कॉमियम, एक है लॉसीडम, ठीक है, एक है कॉमियम, एक है लूसीडम, एक है कॉमियम और एक है लूसीडम। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। उसके बाद है एक है आपका ग्रेनियोसम, ठीक है, एक क्या है? ग्रेनियोसम। क्या है? एक ग्रेनियोसम, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक है आपका ग्रेनियोसम, ठीक है, एक है आपका ग्रेनियोसम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक है आपका स्ट्रेटम स्पेनियोसम, एक है ग्रेनियोसम और एक है स्पेनियोसम। ओसम वाला में कौन सा है? ग्रेनियोसम और स्पेनियोसम, ठीक है, ये दो है सम वाला, इसको याद रखिएगा। और एक बेचारा लास्ट में पड़ जाता है बेसल वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला, इस दोनों को आप लोग एक लेयर जो है जोड़ा बना लीजिए, इस दोनों को एक जोड़ा बना लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें यूम वाला है, यूम वाला है, ठीक है, कॉमियम और लूसीडम, ठीक है, अम वाला है, अम लास्ट में अम है, कॉमियम और लूसीडम,
ठीक है, लूसिडम कॉमियम, कॉमियम लूसिडम, और सबके पहले एस्ट्रेटम लगा है, एस्ट्रेटम कॉमियम, एस्ट्रेटियम लूसिडम, एस्ट्रेटियम ग्रेनुओसम, ठीक है, ग्रेनियोसम, और एस्ट्रेटियम एस्पिनोसम, और एस्ट्रेटम बेसल। अब इस सब को मैंने आपको रट के बता दिया, आपको भी इसी तरीक़ा से रटना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बना के पढ़िएगा ना तो याद होगा। आप लोग बिहेवियर साइंस में देख रहे हैं, मेमोरी हो गया या फिर आप लर्निंग पढ़े हैं, ये सब को अच्छा से बनाने के लिए हम लोग को अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास को कैसे हम लोग करते हैं, तो रुचिकर होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जो चीज़ें इंटरेस्टिंग होता है आपको जल्दी याद होता है, लंबे समय तक रहता है, पढ़े हैं ना मेमोरी में या लर्निंग में। तो उसी प्रकार से आप कोई भी चीज़ को सीखना चाहते हैं, लंबे समय तक माइंड में डालना चाहते हैं, तो आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग के साथ में मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको मीनिंगफुल नहीं बनाइएगा, मानिए आप इसको सीधा एस्ट्रेटियम कॉनियम, एस्ट्रेटियम कॉमियम, एस्ट्रेटियम लूसिडम, एस्ट्रेटियम लूसिडम, एस्ट्रेटियम ग्रेनियोसम, एस्ट्रेटियम एस्पेनियोसम, ठीक है, एस्ट्रेटियम जो है बेसल, ऐसे अगर रटिएगा तो नहीं याद होगा। माइंड में ये डालिए कि आपका मिलता जुलता ए दोनों है, ठीक है। तो हम पहले याद रखेंगे कॉमियम, एस्ट्रेटियम कॉमियम, फिर याद रखेंगे एस्ट्रेटियम लूसिडम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम लास्ट में हम यूम वाला याद रख लेंगे, तो अब हम लोग जानते हैं ग्रेनियोसम, सम वाला में आएंगे, और एस्पेनियोसम, ठीक है, सम वाला भी दो याद हो जाएगा, एक ग्रेनियोसम और एक एस्पेनियोसम। अब जब ये चार याद हो गया तो एक तो लास्ट में एक को ना बच गया बेसल वाला, समझ गए ना, एस्ट्रेटम बेसल, ठीक है। चलिए बाकी जो लोग समझदार है समझ गए, नहीं समझे उनको समझाना भी जो है दिक्कत है, क्योंकि उन लोगों को पढ़ाई पर ध्यान है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए चीज़ों को समझिए, अच्छे से समझिए। कहता है इसमें क्रेटानाइज युक्त मृत कोशिकाओं की नई परतें होती है जो फ्लैटनेड एवं नन, ठीक है ना, नन न्यूक्लिएटेड होती है। अब ये कहता है एस्ट्रेनुअम कॉमियम जो होता है, एस्ट्रेटियम कॉमियम जो होता है, इसमें जो है क्रेटानाइज युक्त मृत कोशिकाएँ की परतें होती है। चूँकि आप लोग देखे हैं कि इस मृत कोशिका के स्क्वैमस से बना हुआ है, मृत कोशिका के स्क्वैमस से बना हुआ है। तो चूंकि सब तो यह जो है ऊपरी वाला लेयर का ही भाग है, तो इसमें जो है क्रेटानाइज युक्त मृत कोशिकाओं की परतें होती है, ये जो फ्लैटेड एवं नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, जो एकदम जो है फ्लैट होता है, मतलब एकदम जो है फ्लैट होता है, चपटा होता है, और इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है इस कोशिका में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। एस्ट्रेटियम कॉमियम जो है यह क्रेटानाइज युक्त मृत कोशिकाओं की परतें होती है, ये फ्लैटेड होती है एवं नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब बिना कोशिका के फ्लैट, बिना केंद्रक के फ्लैट यह होता है, ठीक है, एस्ट्रेटियम कॉमियम। ओके, दूसरा लेयर है एस्ट्रेटियम लूसिडम। यह एक पतली पारदर्शी परत है जो लिप्स, पाल्म्स एवं जो है सोल्स में उपस्थित होता है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो ऊपर से दिख रहा जो त्वचा का हिस्सा है वही हमारा एपिडर्मिस है। तो अब सभी अंगों को अलग अलग त्वचा जो है अलग अलग प्रकार का है, ठीक है तो सब ऊपर वाला एपिडर्मिस ही, लेकिन एपिडर्मिस में भी अलग अलग जो है लेयर है। चूँकि आप लोग हाथ का ऊपर वाला देखिए तो अलग टाइप से आपको दिखेगा, वहीं पे होठ का देखिए स्किन ऊपर वाला तो अलग टाइप से दिखेगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जो है होते हैं। तो ही कहता है कि जो एस्ट्रेटियम लूसिडम है, लूसिडम वाला जो यह लेयर है यह लिप्स पे होते हैं, पाल्म्स मतलब हथेली पे, और सोल पे होते हैं जो कि नीचे वाला होते हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए तो याद रखिएगा यह पतली पारदर्शी परत होता है, और यह कहाँ कहाँ होता है, लिप्स, पाल्म्स और सोल पे जो है ये जो है होते हैं लूसिडम वाला। यानी लूसिडम वाला जहाँ जहाँ त्वचा जो है चिकना वाला है वहाँ पे जो है यह होता है। जैसे तलवा सोल देख लीजिए, वहाँ पे भी जो है एकदम फ्लैट दिखेगा, ठीक है। उसी प्रकार से हाथ देखिए, हाथ भी जो है थोड़ा नरम रहता है। लिप्स देखिए, ये तो बेचारा बिल्कुल नरम रहता है। तो जहाँ जहाँ नरम वाला भाग दिखेगा वहाँ पे समझिए कि यह लूसिडम वाला ऊपर से लेयर है, ठीक है। आगे है अब एस्ट्रेटियम ग्रेन्यूलोसम। ग्रेन्यूलोसम का मतलब है कि एक या एक से अधिक ग्रेनुलर कोशिकाओं युक्त परत जो केराटाइन एवं जो है श्रीवेल्ड न्यूक्लियाई युक्त होती है। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रेनुलोसम होता है इसमें एक या एक से अधिक जो है ग्रेनुलर कोशिकाओं युक्त परत जो है होता है, जिसमें केराटाइन और श्रीवेल्ड न्यूक्लियाई होती है, मतलब यह न्यूक्लियाई होती है और केराटाइन भी होती है। जो ग्रेनुलर कोशिकाओं युक्त परत होता है ग्रेनुलोसम। आप लोग समझ लीजिए
ग्रेनुओसम नाम क्यों दिया गया? ग्रेनुओसम जो है इसे ग्रेनुलर कोशिकाओं से ही इसका ग्रेनुओसम नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि यह जो परत है वह ग्रेनुलर कोशिकाओं युक्त परत है, इसीलिए इसे स्ट्रेटम ग्रेनुओसम कहा गया। समझ गए? आगे देखिए, अब है स्पेनियोसम। ठीक है, स्पेनियोसम का मतलब है कि यह परत अनेक कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होती है तथा इसमें केंद्रक बड़ा एवं अंडाकार होता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से ऊपर वाला में आप लोग देखे हैं, ऊपर वाला में जो आप लोग देखे हैं, ठीक है ना, ऊपर वाला जो आप लोग यहाँ पे देखे हैं इस वाले में, कॉमियम वाला में, तो कॉमियम वाला में केंद्रक नहीं है, लेकिन ये स्पेनियोसम वाला में केंद्रक है और अंडाकार केंद्रक है। ठीक है, और यह अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, यही कारण है कि इसमें केंद्रक बड़ा और अंडाकार होता है। ठीक है, किसमें? स्पेनियोसम में। ओके, याद रखिएगा। अब है स्ट्रेटम बेसल। बेसल वाला बेचारा अकेला बच गया है। देख लीजिए, क्यूबोडियल कोशिकाओं से निर्मित, घनाकार कोशिकाओं से निर्मित सिंगल परत जो बेसमेट मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है, इसमें वर्णक उत्पादन कोशिकाएं मेलेनोसाइट स्थित होती है। अब जो हमारे कोशिकाओं को जो रंग प्रदान होता है स्किन का, जिसे हम लोग आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा स्किन का त्वचा जो है इसी मेलेनोसाइट के कारण, कोशिकाओं के कारण हमारे स्किन का रंग प्रदान होता है। ठीक है, तो यह क्यूबोडियल कोशिकाओं से निर्मित परत होता है। कौन? बेसल वाला। और यह बेसल मेट मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। इसमें वर्णक यानी रंग उत्पादन कोशिकाएं मेलिनोसाइट स्थित होते हैं। तो याद रखिएगा कि स्ट्रेटम बेसल से ही जो है हमारे स्किन के ऊपर जो है रंग आता है, जिसमें मेलेनोसाइट कोशिका होता है, जिसके कारण स्किन का रंग प्रदान होता है। कोई दिक्कत नहीं। और इसका बेसल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह बेसमेट मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। यह क्यूबोडियल कोशिकाओं से निर्मित परत होता है जो बेसमेट मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें वर्णक उत्पादन करने वाली कोशिका मेलेनोसाइट स्थित होता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए चीज़ों को? तो इसी प्रकार से आपका एपिडर्मिस समाप्त होता है। एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर है और सबसे बाहरी लेयर है, लेकिन बेचारा में भी जो है अलग अलग जो है लेयर जो है बेचारा में बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको सब बता दिया, चाहे वो कॉनियम हो, चाहे वो आपका लूसीडियम हो, चाहे ग्रेन्यूओसम हो, या फिर स्पेनियोसम हो, या फिर बेसल हो, सबके पहले स्ट्रेटम जरूर लगाइएगा। तो इस प्रकार से पाँचों लेयर, अगर देखिए, अगर माने गए आपको पाँचों लेयर के बारे में, एपिडर्मिस के पाँचों लेयर के सिर्फ नाम याद है, इसके अंदर कौन क्या है नहीं पता है, बस सिर्फ एपिडर्मिस के बारे में लिख दीजिएगा कि यह 5 लेयरों से बना है और 5 लेयरों के नाम लिख दीजिएगा, फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन कॉपी फुल करने के लिए एक एक दो लाइन लिखना ज़रूरी है, ताकि एग्जामिनर समझे कि हाँ आपके अंदर नॉलेज भी है। इसलिए मैंने एक एक दो लाइन सब में बता दिया। कोई खास है नहीं। बेसल वाला है जो रंग प्रदान करता है, जिसमें मेलेनोसाइट उत्तक होते हैं। ठीक है, जो क्यूबोडियल कोशिकाओं से परत बना है। जो स्पेनियोसम है, इसमें बड़ा केंद्रक और अंडाकार होता है, जो अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना यह परत है। जो ग्रेनुओसम है, यह ग्रेनुलर कोशिकाओं से युक्त परत है, जिसमें केराटिन एवं श्रीवेल्डे न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, और यही केराटिन जो है क्या करता है कि हमारे नाखून में जो है क्या करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और लूसीडियम जो होता है यह लिप्स पे, पाम्स पे, सोल्स पे पाए जाने वाला जो है यह परत होता है। ठीक है, और कॉनियम जो होता है यह मृत कोशिका होता है, और यह मृत कोशिका से बना एक लेयर है जो ऊपर से फ्लैटेड और विदाउट न्यूक्लियर के होता है। तो यही पाँचों है। मैंने आपको कितना बार बता दूँ, एक ही चीज़ को बार बार बताना सही नहीं लगता। ठीक है, अब दूसरा लेयर इसमें आता है माय डियर, जिसका नाम है डर्मिस। डर्मिस समझना बहुत आसान है। अब जो डर्मिस है यह त्वचा के मध्य लेयर है, मध्य परत है। इस भाग में जो मध्य वाला परत है, चूँकि यह बड़ा एरिया है, इस लेयर का, स्किन के लेयर का यह बड़ा लेयर है डर्मिस, जो मध्य परत होता है। और इस भाग में ब्लड वेसल्स भी मौजूद होता है, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ मौजूद होती है। यहीं पे जो है रोम मतलब रोआ का जो है यहीं से उत्पादन होता है। लिम्फेटिक जो होता है यहीं मौजूद होता है। लिम्फेटिक जो लिम्फ वेसल्स होता है यहीं पे होता है। नर्व्स यहीं पे होते हैं। न्यूरॉन्स का एंडिंग यहीं पे होता है। सब की जो देख लीजिए सेविकस जो है ग्लैंड, मतलब जिसे सिविकस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड यहीं पे होते हैं। इस भाग में हेयर रूट्स मतलब जो है बाल के जड़े भी वही जो है हेयर फॉलिकल्स, इस सारे के सारे जो है आपको यही डर्मिस में होते हैं। इसलिए डर्मिस भाग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, चूँकि
हमारे बॉडी में जो भी स्किन में ब्लड पहुंचता है वह जो है मध्य लेयर तक ही आता है ब्लड, वहीं तक हमारे नर्व को जो है एंडिंग हो जाता है। स्वेट ग्लैंड भी वहीं से जो है हमारे बॉडी से बाहर जो है पसीने को निकालता है, तो वह ग्लैंड भी जो है इसी डर्मिस में ही होता है। जो आपके लिम्फेटिक होते हैं वह भी यहीं पे होता है, जो नर्व्स न्यूरॉन्स होते हैं वह भी यहीं पे आके एंड करते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स यानी रक्त के वाहिनी इसी में होता है, तो इस सारा का सारा डर्मिस में ही होता है। तो डर्मिस बहुत महत्वपूर्ण होता है, समझ गए चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पे डर्मिस के बारे में बता दिया, ओके। अब हम लोग चलते हैं जो तीसरा है, इसे हम लोग सबक्यूटेनियस वसा या सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, या इसी को हाइपोडर्मिस लेयर भी कहते हैं, स्किन का तीसरा लेयर। यह डर्मिस के नीचे स्थित वसा की परत होता है, जिसमें पूर्ण रूप से वसा जो है भरा रहता है त्वचा के नीचे, और वसा के नीचे जो है हमारा मसल्स वाला लेयर होता है, मांसपेशी वाला, ठीक है। तो यही 3 लेयर है, मैंने आपको बता दिया। ये तीनों लेयर आप लोग जो है अच्छे से कमांड कर लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे त्वचा के कार्य की तरफ कि त्वचा के आखिर कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, अगर 10 नंबर में पूछेगा तो कंप्लीट आपको त्वचा क्या है, त्वचा के कितने लेयर हैं, ठीक है, त्वचा के चित्र बना के त्वचा के कौन कौन से कार्य हैं सब लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 10 नंबर मिलेंगे। ऐसे इतना आसानी 10 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर सिर्फ 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो त्वचा क्या है लिखिए, त्वचा के तीनों लेयर लिखिए और फिगर बना दीजिए, 5 नंबर काफ़ी है, ठीक है। चलिए अब माय डियर, आप लोग जानते हैं त्वचा के कार्यों के बारे में आप समझ गए होंगे, चूँकि त्वचा में ही बहुत सारे चीज़ों को क्लियर कर दिए हैं। तो त्वचा का काम होता है सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन देना, ठीक है। त्वचा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य शरीर के सभी आंतरिक अंगों को कवर करना मतलब ढकना है, वह सुरक्षा प्रदान करना है। इसे शरीर का फर्स्ट लाइन डिफेंस भी माना जाता है, मतलब यह प्रथम जो है सुरक्षा कड़ी इसे माना जाता है। यह हमारे बॉडी में सबसे पहला जो प्रहार कोई चीज़ का होता है वह त्वचे पर ही आता है, चाहे सूर्य का किरण हो, चाहे वर्षा हो, चाहे आग हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहला जो हमारे बॉडी पर प्रभाव होता है त्वचा का ही बेचारा झेलना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला अटैक त्वचा को ही झेलना पड़ता है। त्वचा से भी अगर बर्दाश्त के बाहर होता है तो वही त्वचा डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो त्वचा हमारा सुरक्षा के काम करता है विभिन्न प्रकार के चीज़ों से, इसीलिए इसे फर्स्ट लाइन डिफेंस भी कहा जाता है। दूसरा है यह संवेदन का काम करता है, सेंसेशन का काम करता है। सेंसेशन का मतलब है कि त्वचा एक प्रमुख सेंसेसरी ऑर्गेन है, मतलब यह एक ज्ञानेंद्रिय है जो ताप, स्पर्श, दर्द, ठंडक आदि संवेदना को ज्ञात कराती है। संवेदन का काम मतलब होता है कि सेंसेशन देना, मतलब एहसास कराना, आभास दिलाना कि हाँ अगर कोई चीज़ आपको ठंडा सटाया जाता है तो आपको महसूस हो जाता है, आभास हो जाता है, सेंसेशन हो जाता है कि हाँ हमें ठंडक लग रहा है, मतलब कहीं से न कहीं से जो है ठंडा जो है हमें सटाया जा रहा है, ठीक है, या हम संपर्क में है। गर्म का एहसास मतलब सब सेंसेशन, कोई भी चीज़ का एहसास करते हैं आप तो वह सेंसेशन के जरिए ही होता है। सेंसरी ऑर्गेन ही इसे माना जाता है त्वचा का, ठीक है, तो याद रखिएगा। ज्ञानेंद्रिया माना जाता है, ज्ञानेंद्रिया मतलब इंद्रियों के बारे में हमें ज्ञान होता है, इसी को ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। और यह त्वचा हमारा एक प्रमुख ज्ञानेंद्रिया है जो विभिन्न चीज़ों के बारे में ज्ञान एहसास को देता है, जैसे ताप मतलब गर्म लगने पर ताप का एहसास, स्पर्श छूने पर स्पर्श का एहसास, दर्द मतलब दर्द का भी पता जो है त्वचा बताता है, ठंडक, तमाम चीज़ों को संवेदना का भी यह ज्ञान कराता है। तीसरा है यह ताप का नियमन करता है। त्वचा में ताप का नियमन कैसे होता है तो आपको पता होना चाहिए कि त्वचा जो है त्वचा में ही हमारा स्वेट ग्लैंड होता है, डर्मिस में, मध्य परत में। पसीना स्रावित करके गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है, ठीक है। वह सर्दियों में सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल्स संकुचित होकर ताप हानि रोकती है। अब आप लोग को पता होना चाहिए अगर हमारा शरीर में टेम्परेचर रेगुलेशन का काम अगर ख़त्म हो जाएगा तो आप ठंडा में जो इतना ठंडा झेल लेते हैं कपड़ा उपड़ा पहन कर, उतना भी आप नहीं झेल पाइएगा या हम नहीं झेल पाएंगे। यह सब हो पाता है, हमारा बॉडी रेगुलेशन करता है तापमान का, तो त्वचा भी बेचारा इसमें एक भूमिका निभाता है कि यह जो है गर्मी में अत्यधिक गर्मी होने पर शरीर से पसीना निकलने लगता है और वह पसीना जो है क्या करता है, हमें ठंडक का एहसास दिलाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और यही सब चीज़ें हैं, समझ गए। और यह ठंडियों में संकुचित होकर ब्लड वेसल्स यह जो है हमें ताप हानि को रोकता है, जिससे ताप शरीर में बना रहता है, ठीक है। चौथा है यह देख लीजिए, यह एक्सक्रेशन का काम करता है, मीन्स उत्सर्जन का काम करता है। उत्सर्जन का काम कैसे करता है तो त्वचा जो है पसीने के रूप में व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता है और यही जो है उत्सर्जन का काम एक होता है, ठीक है। चलिए पाँचवा है
अवशोषण एब्सॉर्प्शन, यह अवशोषण का भी काम करता है। कैसे? जैसे आपको शरीर में कहीं पे अगर चोट लगा है तो मालिश करते हैं, मलहम लगा के, जेल लगा के, तो वह ऑब्जर्व कर लेता है और अंदर तक जो है उसका असर देता है। तो अवशोषण का भी काम होता है। जैसे तेलीय पदार्थ, क्रीम, औषधि, ड्रग को अवशोषण करता है मालिश के जरिए त्वचा पर लगाने पर। छठा है, यह वाटर बैलेंस को भी बनाए रखता है। हमारे बॉडी से पसीने के रूप में वाटर निकलता है, पता है आप लोग को। वाटर के साथ साथ उसमें यूरिया वगैरह, कुछ लवण वगैरह भी होता है, वह बेकार के पदार्थ होता है जो निकलता है, लेकिन कुछ वाटर भी जो है पसीने के साथ निकलता है। तो अब इतना ना ज़्यादा वाटर निकल जाए जिससे बॉडी में वाटर ही ना रहे, तो इसको जो है यह क्या करता है, बैलेंस बना के हमारे शरीर में रखता है। यानी अगर अधिक बॉडी में जल हो जाता है तो उसको जो है क्या करता है, पसीने के द्वारा निकाल देता है, जिससे हमारे बॉडी में बैलेंस बना रहता है वाटर का। ठीक है। साथ में कुछ अन्य कार्य भी हो सकता है। अन्य कार्य में जैसे वसा लवण का भी संग्रह करता है। ठीक है। विटामिन डी का जो है निर्माण करता है। एसिड बेस संतुलन, मतलब अम्ल क्षार के संतुलन को बनाता है। तो कुछ अन्य कार्य भी यहाँ पे है। और 8वां कार्य का कार्य और इंक्लूड कर लीजिएगा कि यह संक्रमण से बचाता है। ठीक है। क्या करता है, यह संक्रमण से बचाता है। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्वचा से जो है कुछ चिपचिपा पदार्थ, आयली पदार्थ भी निकलता है, जो अपने अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो त्वचा पर बैठा होता है उसको अपने अंदर क्या करता है, लपेट कर उसे जो है ख़त्म कर देता है, और जिससे हमारे बॉडी में वह सूक्ष्म जीव जो है नहीं प्रवेश कर पाता है, जो हमारे बॉडी पर बैठता है, हमें पता नहीं रहता है। ठीक है। तो संक्रमण से भी यह बचाता है। तो यह सब कुल काम है, मैंने आपको टोटल बता दिया। और नीचे टोटल ऊपर जितना हम स्किन के टॉपिक पढ़े हैं, टोटल यहाँ पे एक लाइन में इंग्लिश दिया गया। अब मैं इसलिए ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश दे देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो खोजने में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश एक में रहता था तो आप लोग को दिक्कत होता था। इसलिए ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश सबका टोटल का मिल जाएगा। तो आप जो भी इंग्लिश वाले हैं डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़िए नीचे, और ऊपर हिंदी वाले हिंदी में पढ़िए, किन्हीं को कोई डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। ओके, विदा लेते हैं। ज़रूर बताइए कि कैसा लगा यह लेक्चर आज।